स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से हम करने जा रहे हैं जो बागपत से आ रही है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार जा टकराई। कार सवार 3 लोगों की हादसे में मौत हो गई है और तीनों ही मृतक गाजीपुर के रहने वाले थे। तो एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर, जहां पहले से ही एक ट्रक खड़ा था और तेज रफ्तार कार की उसके साथ भिड़ंत हो गई। ये तस्वीरें देखिए, कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, ट्रक में जा घुसा और 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। मरने वाले तीनों ही लोग गाजीपुर के रहने वाले थे। किस तरीके से ये कार हादसे का शिकार हुई, ये ट्रक पहले से ही यहां खड़ा हुआ था लेकिन ये कार तेज रफ्तार से आई। अब ये जांच का विषय है कि क्या इसने नियंत्रण खो दिया या ये ट्रक को देख नहीं पाई। इससे पहले ड्राइवर कुछ समझ पाता ये हादसा हुआ, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई है। राजीव से अपडेट लेते हैं। राजीव, हादसे का कारण क्या रहा? क्या ड्राइवर ट्रक को देख नहीं पाया या गाड़ी में कोई खराबी आ गई जिसके चलते इतनी बुरी तरह से भिड़ गई ये गाड़ी ट्रक से? ये हादसा ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर हुआ है। यहाँ पर गलती जो सामने आ रही है वो ट्रक चालक की आ रही है। ईस्टर्न एक्सप्रेस वे जैसे हाईवे पर ट्रक चालक ने ट्रक साइड किनारे खड़ा किया था। इसी दौरान तेज स्पीड से जो कार आती है उसका असंतुलित होकर वो ट्रक में घुस जाती है। प्रथम दृष्टा पुलिस की जांच में यही सामने आया है कि ट्रक चालक की लापरवाही से ट्रक उधर खड़ा किया गया, जिसके कारण हादसा हो रहा है। ये तीनों जो लोग मरे हैं ये गाजियाबाद के मीरपुर गांव के रहने वाले हैं। इनकी आईडी 2 लोगों की आईडी से प्रूफ हुआ है कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। अभी जांच की जा रही है कि जो कार में लोग थे उनकी कार ट्रक में कैसे चली गई अंदर, ये किस तरह जो है ये असंतुलन कार का बिगड़ा है। वाकई ये जांच का विषय है कि आखिर कार का संतुलन कैसे बिगड़ा, लेकिन पुलिस ये मान रही है कि गलती ट्रक ड्राइवर की पहले इसलिए है क्योंकि ये ट्रक यहाँ क्यों खड़ा था, क्यों इस ट्रक को यहाँ पार्क किया गया। शुक्रिया अहम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। रिटायर्ड बीडीओ की पत्नी के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। झूंसी थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, बीडीओ की पत्नी है जो पेड़ के नीचे बैठी है, एकदम से झपट मार आता है, उनके गले से चेन झपटता है, वो पीछे भागती हैं, धक्का उनको लगता है, सड़क पर गिर जाती हैं और दूसरा साथी जो कि वहां 2 व्हीलर लेकर आया उसको बैठाकर वहां से फरार हो जाता है। मतलब पहले से प्लानिंग थी इस घटना की। एक बार फिर से देखिए आप सीसीटीवी फुटेज में, चोर आया, गले से चेन खींची, तभी बाइक सवार दूसरा साथी पहुंचता है और उस पर बैठकर ये फरार हो जाता है। 2-3 कदम तक उनकी पत्नी पीछे भागती हैं, उनको झटका लगता है, वो सड़क पर गिर जाती हैं इस छीना झपटी के दौरान। लेकिन कितनी शातिर तरीके से और पूरी प्लानिंग के साथ इन झपटमारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ये देखिए कैसे चेन झपटी और बाइक पर बैठकर भाग गया एक शख्स। पहले से पता था उनको कि फला महिला वहां बैठी है, उनको निशाना बनाना है, बाइक सवार तैयार था, चोर ने चेन झपटी, उसके बाद फौरन बाइक आकर वहां पर रुकती जिसके पीछे बैठकर वो भाग जाता है और बीडीओ की जो पत्नी है वो छीना झपटी में सड़क पर गिर जाती हैं, लेकिन तब तक ये चेन लूटकर वहां से भाग गए। अगली बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। 8 जून को अब इस पर विशेष सुनवाई होगी। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक के खिलाफ ये सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग की विशेष अपील पर अब ये सुनवाई होगी। दरअसल हाईकोर्ट ने जो फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है, सरकार ने फिर से अपील की थी जिस पर सुनवाई अब 8 जून को होगी। प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग ने विशेष अपील की है अदालत से कि इस रोक को हटाया जाए और इस प्रक्रिया को चालू रहने दिया जाए। तो अब ये जो सुनवाई है कोर्ट में ये 8 तारीख को होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ ये मामला है जहां पर काउंसलिंग का पहला दिन था और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी थी भर्ती पर। शैलेश अरोड़ा से अपडेट लेते हैं। शैलेश, क्या जानकारी है पूरी आपके पास? आशा, देखिए 3 जून को शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग चल रही थी, जिस समय सहायक अध्यापक भर्ती की लेकर, उसी समय हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का एक आदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि फिलहाल भर्ती की पूरी प्रक्रिया जो 8 मई और उसके बाद की जो भी प्रक्रिया है उसको तत्काल रोक दिया जाए, वो मान्य नहीं होगी अभी। ऐसे में तत्काल ही विभाग ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दिया था। जो विवाद था वो कुछ प्रश्नों को लेकर था, कुछ सवालों को लेकर था। अभ्यर्थियों का ये कहना था, जो याची अभ्यर्थी थे
कि विभाग की तरफ से जो परीक्षा हुई, परीक्षा नियामक प्राधिकरण की तरफ से, उसमें कुछ गलत प्रश्न पूछे गए, कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत थे। वहीं अब इस मामले को लेकर राज्य सरकार, शिक्षा विभाग ने डबल बेंच में विशेष अपील दाखिल की और सूत्रों की माने तो 480 पन्ने की ये विशेष अपील दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी है 8 जून को मामले की सुनवाई के लिए। और खुद जो अभ्यर्थी पक्ष है, उनके जो वकील है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अब 8 जून को इस मामले की सुनवाई होगी। जो सरकार की तरफ से विशेष अपील के लिए याचिका दायर की गई थी, उसको स्वीकार कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से अब सभी अभ्यर्थियों की, राज्य सरकार की इस पर निगाह है कि 8 जून को जब सुनवाई होगी तो क्या किसी तरह की राज्य सरकार को राहत मिल सकती है। हालांकि मामला काफ़ी पेचीदा हो चुका है, तो देखना होगा कि कोर्ट 8 जून की जो अपनी सुनवाई होती है उसमें आगे क्या फैसला लेती है। बिल्कुल, सबकी निगाह टिकी होगी 8 जून पर, जब कोर्ट इस मामले पर विशेष सुनवाई करेगी और क्या रुख कोर्ट का रहता है। आप जुड़े रहिए शैलेश हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। सीएम योगी 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, डीएम और पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करेंगे। 8 जून से मिलने वाली रियायतों पर बातचीत होगी, जिसमें मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट खोले जाने की बात है। उसको लेकर वो तमाम पुलिस अधिकारियों और डीएम से मुखातिब होंगे। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है और पूरे प्रदेश भर के जो डीएम और पुलिस अधिकारी हैं, उनके साथ सीएम बातचीत करेंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें अहम खबर, डीएम और पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे आज शाम 6 बजे सीएम। उधर यूपी के शिक्षक भर्ती को लेकर कई विवाद हैं। विवादों में एक नया उछाल रहा है अनामिका शुक्ला का। वही महिला जिस पर आरोप है एक साथ 25 कस्तूरबा स्कूलों में नौकरी करने और 13 महीने में 1 करोड़ सैलरी लेने का। अनामिका शुक्ला तो मिली नहीं है, लेकिन अनामिका सिंह नाम की एक महिला पुलिस के शिकंजे में आई है। आरोप है कि ये वही अनामिका है, ये वही औरत है जो अनामिका के नाम से नौकरी कर रही थी। कासगंज के बीएसए ऑफिस से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो जो अनामिका शुक्ला एक साथ 25 स्कूलों में नौकरी करते हुए जिनका नाम डेटाबेस में पाया गया, उनका तो पता नहीं चला, लेकिन ये एक अनामिका सिंह नाम की लड़की जरूर पुलिस के हत्थे चढ़ी है, जो उसी अनामिका के नाम पर काम कर रही थी। अब सवाल ये है कि क्या यही वो अनामिका है जो 25 जगह पर काम करने के लिए जिसका नाम आया है। तमाम ये जो पहलू है जांच का विषय है। आप क्या बताइए, आप जो है किस तरीके से किसके डॉक्यूमेंट्स में नौकरी कर रही थी? चल लगाया था किसी ने। क्या नाम था उसका? राज। पीछे तरफ पुलिस में आ रहा है। नाम है आपका? अनामिका। आप क्या बताइए, आप जो है किस तरीके से किसके डॉक्यूमेंट्स में नौकरी कर रही थी? चल लगाया था। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं, शैलेश अरोड़ा हमारे साथ है। शैलेश, ये जो अनामिका सिंह हैं, ये पूरा मामला क्या समझ में आ रहा है? पुलिस क्या बता रही है कि क्या यही अनामिका शुक्ला है या अनामिका शुक्ला के नाम से ये नौकरी कर रही थी, और बाकी जगह भी जिस अनामिका का जिक्र है क्या ये वही है या इस नाम से अलग अलग लोगों को लगवाया गया है? पुलिस क्या बता पा रही है अब तक? आस्था, देखिए मामला जो है ये बहुत ही ज़्यादा उलझा और पेचीदा होता जा रहा है। अब तो ये सवाल उठ रहा है कि ये अनामिका शुक्ला नाम की असल में कोई शिक्षिका है भी या नहीं है, या सिर्फ ये दस्तावेज ही है जिनके नाम पर 25 स्कूलों में अलग अलग शिक्षिकाएं नौकरी कर रही थी। क्योंकि आज जिसकी गिरफ्तारी हुई, जिसे लिया गया हिरासत में, उसका नाम अनामिका सिंह बताया जा रहा है, यानी वो भी अनामिका शुक्ला नहीं है। और एक चीज़ और, अलग अलग जिलों में अब जैसे जैसे मामला तूल पकड़ रहा है, अलग अलग जिलों से ऐसी सूचना भी आ रही है कि जो इस नाम पर नौकरी करने वाले थे वो अब भाग रहे हैं। यानी पहले अंबेडकर नगर में एक इसी नाम पर काम करने वाली शिक्षिका ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में लोग जुड़ते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय वाले, उस पर अपना रिजाइन भेजा। आज जिसको हिरासत में लिया गया ये भी बताया जा रहा है कि बीएसए कार्यालय में पहुंची थी और अपना त्यागपत्र देने के लिए। तो यानी अब ये जितने लोग इस तरह से फर्जी तरीके से शिक्षक बन के बैठे हुए थे, ये सब भागने की फिराक में है। और इसीलिए अब तो ये देखना होगा पहले कि अनामिका शुक्ला नाम से कौन है, वो असल में शिक्षा विभाग में है भी या नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं कि उसके दस्तावेज शिक्षा विभाग में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये भी तफ्तीश का विषय है। 4 जिलों से ये जानकारी आ चुकी है कि वे जो सैलरी थी वो दी जा रही थी, यानी वेतन का भुगतान 4 जिलों से
किए जाने की पुष्टि भी पहले ही हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि बाकी जिलों में क्या हालात है, क्योंकि 9 जिलों के जो 9 मंडल थे वहाँ के एडी बेसिक जो थे उनको जांच के लिए भेजा गया था। उनमें से 4 की तरफ से ये बताया गया, उनके यहाँ से वेतन दिया गया है। बाकी जगह का भी अभी देखा जाना बाकी है। संभव है कि कई और ऐसे चेहरे निकले जिनके आगे सिर्फ और सिर्फ अनामिका शुक्ला का नाम हो, लेकिन असल में वो दूसरे लोग हों। इनके जो एड्रेस ट्रेस किए जा रहे हैं, एक जिले से ये भी सूचना आ रही है जब एड्रेस ट्रेस किया गया तो वहाँ पर कोई और ही व्यक्ति मिलता है मौके पर। तो किस तरह से ये पूरा मतलब रैकेट कितना चल रहा बड़ा था ये और सबसे बड़ी फर्जीवाड़ा बात है, कि कितना प्लान तरीके से ये पूरा रैकेट अगर ऑपरेट कर रहा है तो जल्द से जल्द इसकी तह में जाने की जरूरत है और मुमकिन हो कि शिक्षा विभाग में किसी बड़े ही सिंडिकेट का खुलासा हो जाए। शुक्रिया शैलेश, आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में गर्भवती महिला की मौत से जुड़ा मामला, जिस पर हम आपको बता दें एबीपी गंगा की मुहिम का असर हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने घटना की जानकारी ली और लापरवाह अस्पतालों की लिस्ट उन्होंने मांगी है। इलाज न मिलने से गर्भवती महिला की मौत हुई थी, जिस पर अब संज्ञान लिया है स्वास्थ्य मंत्री ने और लिस्ट मांगी है। जय प्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने कहा है उन अस्पतालों के नाम और लिस्ट दिए जाएं जहां जहां ये परिवार इस गर्भवती महिला को लेकर दौड़ा था और जिन्होंने उसे एडमिट करने, इलाज देने से मना कर दिया था, उन पर सख्त कार्रवाई होगी, ये कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने। एबीपी गंगा ने सुबह से इस खबर को दिखाया और बताया था कि कितनी संवेदनहीनता और बहुत बड़ी लापरवाही और केंद्र सरकार के भी एसओपी या प्रोटोकॉल का कितना बड़ा उल्लंघन किया गया कि एक गर्भवती महिला की जान चली गई। ये मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, परंतु अभी जब मैं बहराइच जनपद में था तो आप ही की जैसे एक पत्रकार ने इस बात को रखा था, तो मैंने पूछा था कि किन किन अस्पतालों में गई थी, अगर उसका कोई नाम पता है या कोई हमको लिख के देगा, क्योंकि मेरे संज्ञान में तो आया नहीं, या हमारे वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संज्ञान में आया होगा तो ज़रूर उसको उन्होंने लिया होगा, क्योंकि मेरे सामने नहीं आया। मैं सुबह से दौड़ा में निकला हूँ, तो अगर आ जाए तो मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछ लूँगा कि क्या मामला है, या कोई जाके वहाँ पर नोएडा में कंप्लेंट करे, वहाँ जिलाधिकारी के यहाँ किसी के यहाँ, तो हम लोग देख लें। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग पर उठते सवालों को लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्री ग्राउंड जीरो पर हैं। श्रावस्ती में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने अचानक ही जिला अस्पताल का दौरा किया। सिर्फ 1 घंटे पहले अस्पताल में मंत्री के जाने का प्रोटोकॉल पहुंचा। मंत्री जी के सामने अव्यवस्थाओं की पोल पूरी तरह से खुल गई, जिसके बाद वो नाराज हुए, लेकिन वो ये भूल गए कि वो खुद भी तो लापरवाही कर रहे हैं। उन्हें सामाजिक दूरी का ख्याल ही नहीं है। अस्पताल जैसी सेंसिटिव जगह पर स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए, सारे अधिकारियों से मिले, मेडिकल स्टाफ से बातचीत की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आई। मास्क पहना हुआ है, चेहरे पर उन्होंने पूरी तरह से गमछा लपेटकर उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, पर दूरी किसी के बीच में नजर नहीं आ रही। अस्पतालों में हर तरह के मरीज आते हैं, उनके तीमारदार भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। माननीय अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है। जिस 2 गज की दूरी की हिदायत सरकार दे रही है, उसी सत्ता पक्ष के जिम्मेदार लोग उसकी अनदेखी करते दिख रहे हैं। शामली में राज्य मंत्री अतुल गर्ग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाते नजर आए। ना तो उनके साथ कई लोगों ने मास्क लगा रखा था और ना ही यहाँ 2 गज की दूरी इनको जरूरी लगी। मंत्री जी के साथ भाजपा सांसद, कई बड़े नेता मौजूद थे। इसके बाद भी यहाँ खुद इन लोगों ने कानून का पालन नहीं किया। देख, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा कहीं नहीं है, भीड़ भाड़ हो जा कर लोकप्रियता है नेताओं की, वो तो हुई है, थोड़ा बहुत कमती बत्ती हो जा, पर सबने मास्क लगाया, मैं भी लगा रहा हूँ, तू भी लगा रहा, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना फर्क हुआ। अब तो ये जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसा निरीक्षण मुश्किल में डाल सकता है 2 गज की दूरी, जो कि इस वक्त में बेहद जरूरी है, जिसकी अनदेखी यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दी। बड़ा सवाल ये कि जनप्रतिनिधि ही खुद जब इस तरह का काम करते हैं तो सवाल उठते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सामाजिक दूरी भूल गए, पहली तस्वीर आपको दिखा रही है, और शामली में राज्य मंत्री ने निरीक्षण किया, यहां भी 2 गज की दूरी नजर नहीं आई। इस दौरान अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे, मेडिकल स्टाफ भी उनके साथ मौजूद था, बाकी के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी ये सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रही है। जनप्रतिनिधि या माननीय जिन्हें कहते हैं, जिन पर जिम्मेदारी है, लोग उनके सामने लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करना भी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए, यहाँ पर दौरे के लिए पहुंच रहे हैं और खुद ही इन बातों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे। निरीक्षण के वक्त
खुद भी नियम तोड़ते हुए ये सब नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने, दो मंत्री, दोनों ही स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य राज्य मंत्री, और दोनों ही भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग। संतोष से अपडेट लेते हैं। संतोष, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। औचक निरीक्षण के लिए गए, व्यवस्थाओं का जायजा लेने गए, यहां तक ठीक है, लेकिन खुद भी तो सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। देखिए, जयप्रताप सिंह ये कोई पहला मामला नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में जब कोरोना बिखरा, या यूँ कहा जाए कि लखनऊ में कोरोना बम फूटा, तो जिस पार्टी से शुरुआत हुई कनिका कपूर की, उसमें भी जयप्रताप सिंह गए थे। तो और उसके बाद अब जब वहाँ पर वो दौरा कर रहे हैं कुशीनगर में, वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो तमाम ज़रूरी है कि 2 गज़ की दूरी, वो उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो कहा जाए कि अगर माननीय इनका पालन नहीं करेंगे तो आम जनता को कैसे नसीहत देंगे, कैसे उनको रास्ता दिखा पाएंगे। और ये दोनों ही विभाग, एक ही विभाग के मंत्री हैं, एक कैबिनेट मंत्री हैं और दूसरे उसके राज्य मंत्री हैं, अतुल गर्ग, जो अपने एक दूसरे वहाँ पर दौरे के लिए गए थे। यानी कि अगर माननीय ही अगर किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो या मास्क पहनने की जो ज़रूरत की बात की जाती है, उसी का अगर पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता से कैसे उम्मीद होगी। जबकि अफसरों के साथ बैठक करने की भी बात आती है, तो तमाम मुख्यमंत्री भी जब सुबह बैठक करते हैं टीम 11 के साथ, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, वो मास्क पहनते हैं। लेकिन अगर उनके मंत्री जब दौरों के दौरान अगर इस तरीके की लापरवाही बरती जाएगी, तो आम जनता से अगर ये उम्मीद करी जाए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे या मास्क पहने, तो जब माननीय जो उनके रहनुमा है वही उसकी रहनुमाई करने वाले ही उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और संतोष, तो ऐसे वक्त में ज्यादा अपेक्षा की जाएगी तो वो जब हाल ही में हमने इसका नतीजा भी देखा है, उदाहरण भी देखा है कि आप देखिए सुरेश खन्ना जिनको क्वारंटीन होना पड़ा, वो भी गए थे ऐसे ही अस्पताल में, मेडिकल स्टाफ से मिले, भीड़ के बीच में गए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, वो क्वारंटीन है। देखिए, जयप्रताप सिंह भी क्वारंटीन हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि जयप्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं सिर्फ और उनको जानकारी नहीं है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। अब वो दौरा कर रहे हैं तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। उनके राज्य मंत्री हैं तो वो पूरा लाव लश्कर या भीड़ भड़क्का कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर ये लोग, जिस महकमे के ऊपर जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों की जिम्मेदारी दे रखी है कि स्वास्थ्य महकमे के लोग उनका ध्यान रखेंगे, और अगर वही लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं तो कैसे वो विभाग कैसे जनता का ख्याल रखेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल, वो विभाग आखिर जनता का ख्याल कैसे रखेगा, और सबसे बड़ी बात कि जनता को जो नसीहत या हिदायत दी जा रही है उसका भी पालन वो नहीं करेंगे तो आखिर क्या इम्पैक्ट इसका जनता पर पड़ेगा। शुक्रिया अपडेट के लिए संतोष। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं समय क्या है राशियों का